सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल एजुकेशनल हब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और आपने कुछ कोर्स कंप्लीट भी कर लिया होगा और थोड़ा बहुत जो रह गया होगा आप कर लेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं। तो आज की हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, 10th क्लास की केमिस्ट्री का, जो कि है रासायनिक अभिक्रिया। ये चैप्टर 1 से क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम ये आ जाता है क्वेश्चन, या तो लॉन्ग में आ जाएगा नहीं तो इससे रिलेटेड एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है। तुमसे पूछ सकता है रासायनिक अभिक्रिया क्या है और ऐसी कुछ टाइप्स हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज हम इस वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं विद एग्जांपल्स और तुमको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैं लिखवाने वाली हूँ तुम इतना ही लिख के आ जाओ, तुम इसके नोट्स बना सकते हो और इसको भी अगर तुम कर लोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है तुम लोगों को वैसे ही लिख के आना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? पहले आपको रासायनिक अभिक्रिया बताऊंगी और उसके बाद हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, पहले तुम लोगों को इजी लैंग्वेज में बताती हूँ क्या है, उसके बाद मैं ये डेफिनेशन समझाती हूँ तुमको। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है तुमने कोई दो एलिमेंट्स लिए, तुमने कोई दो चीजें ली, उन दोनों को आपस में मिला दिया और उन दोनों को मिलाने से कोई तीसरा तत्व जो है वो बन गया, ठीक है। तो उसको बोलता है रासायनिक अभिक्रिया। वहां पे कुछ काम हुआ जिसकी वजह से कोई नई चीज बन गई, ठीक है। जैसे मान लो तुमने कोई एक जैसे मान लो तुमने पानी लिया और उसमें तुमने नींबू लिया, ठीक है। पानी अलग चीज है, नींबू अलग चीज है, दोनों को आपस में मिला दिया तो वो ना खाली नींबू रहा ना खाली पानी रहा, दोनों को मिला के एक नया एलिमेंट बन गया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। जब तुमने एक दो चीजों को आपस में मिलाया और तीसरी चीज बन गई, वही सेम चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जो चीज मैंने तुम लोगों को बताई कि जब दो तत्व आपस में मिलेंगे, दो या दो से अधिक, जरूरी नहीं कि दो ही मिलेंगे, जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर आपस में मिलेंगे, मिलकर कुछ क्रिया करेंगे, कुछ अभिक्रिया करेंगे, तो उनकी अभिक्रिया के दौरान एक नया पदार्थ का निर्माण होगा। उस अभिक्रिया को कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, तुम यही एग्जांपल भी लिख कर आ सकते हो। वहां पे मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तुमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम का एक फीता टाइप आता है, उसको मैग्नीशियम लिया और मैग्नीशियम को तुमने वायु में जला दिया, नॉर्मली तुमने जला दिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसकी मैंने एक रासायनिक समीकरण भी दिया है, मैग्नीशियम प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। यहाँ पे हमने इसको संतुलित भी कर रखा है क्योंकि लिख दिया यहाँ पे कि मैग्नीशियम के फीते को जब वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है। तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर तुम सेम टू सेम इसको ऐसे भी लिख कर आ सकते हो, ठीक है। अब हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसका पहला प्रकार हम लोग पढ़ देते हैं, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, ये दोनों इसके नाम है। तो इस अभिक्रिया में जब तुम दो, योगात्मक का मतलब होता है, योग का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। जब तुम दो पदार्थों को आपस में मिला रहे हो, उनको मिक्स कर रहे हो, उनको मिक्स करने से, उनको मिलाने से, जोड़ने से जो अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया के दौरान वो नया पदार्थ बना है, इसलिए उसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। तो वही मैंने उसकी डेफिनेशन दी है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। कि दो पदार्थों को मिलाया और उनके मिलाने से एक नया पदार्थ बन गया तो उसको हम बोलेंगे योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। इसके लिए मैंने एक अच्छा उदाहरण दिया है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि अमोनिया NH3 प्लस HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड को जब तुम लोग मिलाते हो तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। NH3 प्लस HCl इज इक्वल टू NH4HCl, ठीक है। अब इसमें तुम जो है पहला एग्जांपल दिया, इससे पहले एग्जांपल देता अभिक्रिया वाले, उसमें वो भी एग्जाम्पल तुम इसमें लिख सकते हो क्योंकि वो योगात्मक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल था, ठीक है। वो भी तुम इसमें डाल सकते हो। अब जो क्रिया कर रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं अभिकारक, और जो क्रिया करने के बाद जो चीज बनी होती है हम उसको बोलते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट, ठीक है। तुम ये चीज भी मेंशन कर आओगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर, तो ये सब भी मेंशन करके आओ। अब तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अगले प्रकार पर, जो कि रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार जो है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया।
तो देखो वियोजन का मतलब होता है, वियोजन या अपघटन का मतलब होता है चीजों को तोड़ना, या जब चीजें एक चीज को तुम दो हिस्सों में तोड़ देते हो या दो एक यौगिक को तुम दो अलग अलग तत्वों में तोड़ देते हो, तो उसका मतलब होता है वियोजन करना या अपघटन करना। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास कोई यौगिक था और वो तुमने उसको कुछ किया, कुछ भी तुमने उसको बल लगाया, कोई भी चीज उस पर कोई अभिक्रिया करे, कोई बाहरी कारक तुमने उस पर लगाया जिसकी वजह से वो कुछ तत्वों में टूट गया, तो उसका मतलब होता है वियोजन करना, उनको तोड़ देना। ठीक है, तो इसकी मैंने डेफिनेशन दी है यहाँ पर, बहुत ही इजी वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन दी है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के द्वारा, जो कि मैं तुमको पता है कोई बाह्य कारक कार्य कर रहा होगा तभी कोई चीज टूटेगी, रखी रखी तो टूट नहीं जाएगी, कुछ उस पर कोई बाह्य कारक तुम लगाओगे तभी वो चीज टूटेगी। तो वही लिखा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों में, अवयवी तत्वों का मतलब है जिस चीज से मिलकर वो बना था उन्हीं तत्वों में वापस उन्हीं तत्वों में टूट जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया होती है इसमें जो बाह्य कारक काम कर रहे होते हैं, मतलब जिन कारकों की वजह से वो टूटती है, वो कारक है ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश। ठीक है, यह अभिक्रिया ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश द्वारा संपन्न होती है। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के कारण अर्थात ऊष्मा, विद्युत, प्रकाश को हटा देने पर भी मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होते। इसका मतलब है यह अभिक्रिया किस चीज के द्वारा संपन्न हुई थी, यह अभिक्रिया जो है ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश के द्वारा संपन्न हुई थी। पर अगर तुम वापस इनको हटा भी दोगे, हमने किसी यौगिक पर ऊष्मा, वैद्युत या प्रकाश का प्रभाव डाला और वो दो तत्वों में टूट गई, ठीक है, दो या दो से ज्यादा तत्वों में वो टूट गई, पर अगर तुमने वो प्रभाव हटा भी लिया तो तुम्हें वो मूल यौगिक प्राप्त नहीं होगा जो टूट गया है। ठीक है, तो उनका प्रभाव इसलिए लिखा हुआ है, अगर तुम उन अभिक्रिया के कारणों को हटा भी दोगे तभी तुम्हें मूल पदार्थ जो है वो प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब इनके तीन कारक हैं, प्रकाश, ऊष्मा और वैद्युत। अब इन्हीं के बेस पर ना इस अभिक्रिया को तीन भागों में बांटा गया है, ऊष्मीय अपघटन, वैद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। ठीक है, तो मैं तुमको इसमें समझा देती हूँ। अगर अभिक्रिया जो है वो ऊष्मा के कारण संपन्न हुई है तो उसको हम बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब तुम ऊष्मा पर का प्रभाव डालते हो तो वो कैल्शियम ऑक्साइड तक CO2 में टूट जाती है। ठीक है, विद्युत अपघटन में अगर लिखने के लिए आता है तो उनको लिखना है कि जब वियोजन अभिक्रिया जो है वो वैद्युत के प्रभाव द्वारा संपन्न होती है तो उसको हम विद्युत अपघटन कहते हैं। यानी कि जब तुम जल का विद्युत अपघटन करते हो तो वो H2 तथा O2 में टूट जाता है। ठीक है, प्रकाश अपघटन का मतलब होता है जब ये वियोजन अभिक्रिया जो है वो प्रकाश के द्वारा संपन्न हुई है, यानी कि उसमें बाह्य कारक जो है वो प्रकाश है, तो तब उस अभिक्रिया को कहते हैं प्रकाश अपघटन। ठीक है, तुम इसी तरीके से बनाकर लिख सकते हो कि जब कोई यौगिक प्रकाश के प्रभाव द्वारा दो या दो से अधिक तत्वों में टूट जाता है तो उसको हम प्रकाश अपघटन कहते हैं। इसी तरीके से तीनों तुम बना सकते हो। इसका एग्जांपल दिया, जब तुम AgCl को सूर्य का प्रकाश देते हो या सूर्य का प्रकाश उस पर डालते हो तो Ag तथा Cl2 में टूट जाता है। ठीक है, ये बहुत इजी वर्ड्स में लिखे, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, तुम इसको ऐसे ही लिख सकते हो। तो अब हम बात करेंगे इसके तीसरे प्रकार के बारे में, जो कि है विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व है, ठीक है, और अब वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है और तुम थोड़े कम शक्तिशाली हो, या फिर कोई तुम किसी से ज्यादा शक्तिशाली हो, तो चांसेस है कि तुम उसको उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह ग्रहण कर सकते हो। अगर तुम स्कूल में हो, किसी सीट पर कोई कमजोर बच्चा बैठा है तो चांसेस है कि तुम उसको हटाओगे और तुम उसकी जगह पे बैठ जाओगे, अगर तुम वहां पे बैठना है तो। ठीक है, और अगर कोई तुमसे ज्यादा शक्तिशाली बच्चा होगा तो तुम उसको हटाने से पहले 2 बार सोचोगे। तो वही रूल इसमें लगता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं और स्वयं उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि कोई तत्व अधिक क्रियाशील है और वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसी के यौगिक से विस्थापित कर देता है और खुद उसकी जगह को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी है। और ये जो अभिक्रिया है ना, ये 2 प्रकार की होती है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। तो एकल विस्थापन में क्या होता है, एक ही अधिक क्रियाशील तत्व होता है और एक का ही विस्थापन हो रहा होता है। जैसे Fe है, Fe कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, और Fe जो है वो अधिक क्रियाशील है क्या, कॉपर से, तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर रहा है और खुद उसकी जगह पर आ रहा है और कॉपर को बाहर निकाल दिया है।
Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल्स टू FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, द्वितीय विस्थापन में क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयनों के मध्य परस्पर विनिमय द्वारा नए पदार्थ बनते हैं, यानी कि अभिकारक जो अभिक्रिया कर रहे हैं उनके जो तत्व हैं उनके बीच में आपस में विनिमय होगा, यानी कि इसका एक तत्व इसके साथ कार्य करेगा, इसका एक तत्व इसके साथ कार्य करेगा और उन दोनों का आपस में विस्थापन होगा, तब जो है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होगी, यानी कि दो तत्वों ने वो करा है विस्थापन अभिक्रिया की है। जैसे कि यहाँ पर Na जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और बेरियम जो है वो सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेता है, तो NaCl प्लस BaSO4 बन जाता है। ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, आपको इस तरीके से एग्जाम में लिख के आना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के चौथे प्रकार पर, जो कि है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखो तुम्हें नाम से तो चल रहा होगा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, यानी ऊष्मा का कुछ रोल तो है। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें जो ऊष्मा के परिवर्तन द्वारा संपन्न होती है, यानी कि ऊष्मा का उनमें कुछ रोल रहता है, या तो ऊष्मा अवशोषित हो रही होगी या ऊष्मा मुक्त हो रही होगी। ठीक है, तो वह अभिक्रियाएं जो ऊष्मा के परिवर्तन के कारण संपन्न होती है, यानी कि उसमें ऊष्मा का कुछ ना कुछ रोल है, ऊष्मा है उसमें इन्वॉल्व, तो उन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे होती है जिन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त हो रही है। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में मुक्त हो रही है उनको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित हो रही होती है उसको बोलते हैं ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त हो रही है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित हो रही है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसका एक एग्जांपल है C+O2 इक्वल्स टू CO2 प्लस 94 किलो कैलोरीज जो है वो मुक्त हो रही है। ठीक है, और इससे निकल गई है, और इसमें N2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2NO, इसमें 45 किलो कैलोरीज जो है वो अवशोषित हो रही है। ठीक है, जहाँ ऊष्मा अवशोषित हो रही है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जहाँ ऊष्मा मुक्त हो रही है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो हम आगे बढ़ते हैं इसके पांचवी और इसके लास्ट प्रकार पर, जो कि है ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये इसका आखिरी प्रकार है। हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ये जो है ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। ठीक है, ये बिल्कुल इसकी उल्टी है, तो आप इसको पढ़ लोगे तो आपको ये तो समझ में आ ही जाएगी। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब है ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है। अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो यानी कि वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, उसके ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो रही होगी, ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो रही होगी, और धन विद्युतीय अवयव जो होते हैं उनके अनुपात में कमी आ रही होगी। हाइड्रोजन जो है वो अलग हो रहा होगा। अगर ये सब चीजें वहां पर हो रही है, इनमें से कोई चीज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि वो अभिक्रिया कैसी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब मैंने बोला कि ये अभिक्रिया इसकी उल्टी है। अगर इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है यानी कि इसमें ऑक्सीजन हट रही होगी, ऑक्सीजन अलग हो रही होगी इस वाली अभिक्रिया में। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि इसमें ऋण विद्युतीय अवयव बढ़ रहे हैं, वृद्धि हो रही है, तो अपचयन अभिक्रिया में ऋण विद्युतीय अवयव में कमी आ रही होगी। अगर इसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन अलग हो रही है, तो अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ रही है। और अगर मैं बोल रही हूँ कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी आ रही है, तो इसमें इसके धन विद्युतीय अवयव में वृद्धि है। ठीक है, इसका एग्जांपल है Zn प्लस CuSO4 Z इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस Cu। ये जो है ये विस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल भी है और इसका भी एक एग्जांपल है। ठीक है, करती हूँ आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकारों के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इससे रिलेटेड एक दो नंबर का क्वेश्चन तो आ ही जाता है। अगर पूरा भी नहीं आया तो ये लॉन्ग में आ जाएगा, और लॉन्ग में नहीं आया तो छोटे छोटे इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग पढ़िएगा जरूर इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।